अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स। तो लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में या साइंटिफिक वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी ऑब्जर्वेशन को जब हम फर्दर उसके ऊपर अगर हम उसे साइंटिफिक वर्ल्ड की रूह से देखना चाहें, उस चीज़ पर, उस बिहाफ पर उसे सॉल्व करना चाहें, तो हम मतलब क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन है या जो भी हमारा डाटा या जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो हमारे बिल्कुल वेरी बेसिक स्टेप से स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन। कि कोई भी चीज़ है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको 5 सेंसेस बताई थी, विजन, स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट एंड टच। ठीक है, और ये हमारी फंक्शनल एबिलिटी के कोई इंसान है वो मतलब उसकी विजन बहुत तेज़ होती है, कोई इंसान है उसके मतलब लिसनिंग स्किल्स उसमें बहुत हाई होते हैं। तो ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने इसी टॉपिक को ही फर्दर कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हम देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन के बाद अब हमने एक चीज़ देख ली, ऑब्जर्व कर ली, अब हमने उस पर एक स्टेटमेंट बतानी है कि हमने क्या देखा या क्या महसूस किया या क्या हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हमारी बात कोई भी तब तक नहीं मानेगा जब तक हम उसका एक रिटर्न फॉर्मेट नहीं दे देते। ठीक है, तो हमें अब वो हम उसको एक रिटर्न फॉर्म में मतलब हमें उसको देना पड़ता है। और वो जो रिटर्न फॉर्म में हमारी स्टेटमेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, और हम इसे अपना आइडिया भी कह सकते हैं। ठीक है, और मैंने लास्ट क्लास में आपको हाइपोथेसिस की कुछ मतलब करेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, इट शुड बी क्लियरली डिफाइन, और वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आज उसकी डिटेल की तरफ नहीं जाऊंगी। ठीक है, और फर्दर मैंने आपको बताया था कि जो एक हाइपोथेसिस होता है ना, कैन बी द रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और इट कैन बी द कंसीक्वेंस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। तो मैंने आपको बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग का और इंडक्टिव रीजनिंग का थोड़ा बहुत बताया था कि हाइपोथेसिस में एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है ना, हमने एक स्टेटमेंट देनी है, तो हम उस स्टेटमेंट को हमने लिखना इस तरीके से है कि वो डिडक्टिव रीजनिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम उसमें बताते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर साथ हम उसका रिजल्ट नतीजा भी बता देते हैं, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हमने ऑब्जर्व किया कि आइदर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आज हमने यही मतलब डिटेल में पढ़ना है कि एक्चुअली में डिडक्टिव रीजनिंग क्या, और फिर फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि हाइपोथेसिस और भी किसी तरीके से क्या बन सकता है कि नहीं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये है कि हाइपोथेसिस के नतीजे में जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना, उसे हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, कि हमने साथ एक कंडीशन बतानी है और साथ हमने उसका एक रिजल्ट बताना है या कंसीक्वेंस मतलब हालात बताने हैं कि जी इस तरह की कंडीशन हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सोसाइटी में मौजूद है और फर्दर इसमें ये रिजल्ट निकलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिडक्टिव रीजनिंग का। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू द स्पेसिफिक, कि आप जनरल लेते हो, बाद में आप उसको स्पेसिफिक की तरफ ले जाते हो। तो ये किस सेंस में, ये स्पीशीज के सेंस में। ठीक है, आपको पता है आप बायोलॉजी पढ़ो तो ये लाइफ के रिलेटेड ही है। तो लाइफ के सेंस में कि आप एक जनरल लाइफ से स्टार्ट करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा परिंदे हैं, आपने परिंदों की या बर्ड्स की आपने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी है, उसमें आपने क्रो पढ़ी है, स्पैरो पढ़ी है, पैरट पढ़ा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर जनरली मैं बात करूँ तो मैं कहूँगी दीज ऑल आर बर्ड्स, ये सारे के सारे परिंदे हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक कर दूँ पैरट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पेसिफिक क्या है, तोता। अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं स्पैरो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पेसिफिकली क्या बात कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, चिड़िया की बात कर रही हूँ। तो हमने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चले जाना है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग 3 स्पेसिफिक कंक्लूजन, इसमें उसने 3 स्पेसिफिक कंक्लूजन, मतलब हम बहुत ज्यादा इसमें रिजल्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, और वो हमारी सारी बेसिक असम्पशंस होती हैं और जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो डिडक्टिव लॉजिक वही बात, इफ एंड देन वाली लॉजिक हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं इसमें कि आइदर जो बात हम कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, के मतलब अगर हम लोग ये चीज मानते हैं कि तमाम परिंदे जो हैं उनके पर होते हैं, विंग्स होते हैं, जैसे क्रो बताया, पैरट बताया और स्पैरो बताई, तो तीनों के बर्ड्स हैं। एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, और जो स्पैरोज हैं वो क्या हैं, बर्ड्स हैं, परिंदे हैं। तो सो वी कंक्लूडेड स्पैरोज हैव विंग्स, तो मतलब पहले हमने जनरल बात की कि हर परिंदे के पास विंग्स होते हैं, पर होते हैं, और फिर हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो स्पैरोज है वो बर्ड्स होते हैं, और बाद में हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि स्पैरोज हैव विंग्स। ठीक है,
तो लेकिन ये तो फिर स्पेसिफिक ही होना था, ठीक है। फिर वो इंडक्टिव रीजनिंग होते थे कि हमने उस पर कंसिक्वेंस लगा दिया, लेकिन हम पढ़े डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हमने जनरल पहले बात करनी है, जैसे हम कहते हैं कि हम सब मुसलमान हैं, तो ये क्या है, एक जनरल बात है। लेकिन फर्दर हम उसमें कह देते हैं कि हम सब मुसलमान हैं, ठीक है। तो हम कह देते हैं जी कि हम सब मुसलमान हैं और सब मुसलमान रोजे रखते हैं, ठीक है। रमजान चल रहा है इसलिए मैं आपको उसी के रिलेटेड एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड कर सको आप लोग, ठीक है। तो अब रमजान चल रहा है, तो आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी मुसलमान प्रेजेंट है उन पे रोजे फर्ज हैं और वो रोजे रख रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब बाद में मैं एक बंदे का स्पेसिफिकली नाम ले लेती हूँ कि ज़ैनब रोजे रखती है, या आलिया रोजे रखती है, या आयशा रोजे रखती है, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह के ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, सिमिलरली दैट वी ऑल आर मुस्लिम्स एंड, मतलब हम फिर बाद में स्पेसिफिक कर लें वी ऑल आर मुस्लिम्स, ठीक है, या वी ऑल हैव टू फास्ट इन रमदान एंड वी ऑल आर मुस्लिम्स, सो मुस्लिम्स टेक फास्ट इन रमदान, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मतलब हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान रमजान के रोजे रखते हैं, और बाद में फर्दर हम मतलब उसको स्पेसिफाइड कर लेते हैं, ठीक है। So then we conclude that sparrows have wings. तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियरली समझ में आ गई होगी, बट हम इसके एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। If all green plants require sunlight for photosynthesis, then any green plant when placed in dark would not synthesize glucose, the end product of photosynthesis. अब photosynthesis का प्रोसेस आप सबको पता है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, प्लांट्स होते ही ग्रीन है, ठीक है, तो मेजरली तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या करें, फोटोसिंथेसिस करें। उन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की जरूरत है, और अगर हम किसी पौधे को सनलाइट से हटा दें जब रात होती है, रात के वक्त, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि तब उन्हें सनलाइट अवेलेबल नहीं होती। तो इसी वजह से हम कह देते हैं कि जब डार्क मूड होता है, नाइट मूड होता है, या हम वैसे ही किसी प्लांट को अगर बाहर दिन भी है लेकिन हमने उसे उठा के कमरे में रख दिया, तो सनलाइट से महरूम कर दिया, तो वो फिर अपना काम ठीक से करेगा नहीं करेगा, तो वो फिर फोटोसिंथेसिस ठीक से कर, वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेगा, ठीक से क्या करनी, वो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब वो नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस में आपको पता है फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर combines together to form glucose molecule and glucose we human beings take it as our dietary source, ठीक है। तो और further to avail this process plants also need some sunlight and a green pigment called chlorophyll that only found in autotrophs, ठीक है। तो अब प्लांट्स का वो जो प्रोडक्ट बना है, ग्लूकोज बना है, फिर जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही ग्लूकोज बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम रीजनिंग की, रीजनिंग बेसिकली रीजनिंग का जो लफ्जी मतलब है वो होता है सोचना। तो ये हमारी सोच है, हमने चीज ऑब्जर्व की, फर्दर हमने उसको सोचा, सोच के हमने उसकी एक स्टेटमेंट दे दी कि इफ देन के साथ, ठीक है, कि इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स, ठीक है। तो इसी तरह सोचने के और भी बहुत तरीके हैं, ठीक है। उसमें नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की, ठीक है। द अदर वेज ऑफ रीजनिंग यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस बनाने के लिए एक तो हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर लेते हैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, और दूसरा है इज इंडक्टिव रीजनिंग विच इज रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम पहले ही एक स्पेसिफिक की बंदे की बात करते हैं, बाद में हम कहते हैं कि हमने तो जनरल कहा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल कह देती हूँ कि अली बहुत अच्छा बच्चा है, बाद में मैं कह देती हूँ ये सारी क्लास ही अच्छी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आ गई। इट बिगिंस विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, इसमें हम थोड़ी स्पेसिफिक खास किस्म की ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि हमने पहले स्पेसिफिक बंदे को, मैं अली को खास तौर पर ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अली मतलब नमाजें पढ़ता है, खाना वक्त पर खाता है, वालिदैन का फरमाबरदार है, सबकी मदद करता है, ठीक है। तो वो क्या है कि मैं उसकी ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल, और बाद में जो मैंने स्टेटमेंट देनी है वो मैंने जनरली ही बतानी है। फॉर एग्जाम्पल हम वही एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स, तो हमने इसमें ये दो बातें एक ही साथ कर दी कि फॉर एग्जाम्पल स्पैरोज हैं वो बर्ड्स हैं और उनके विंग्स हैं। तो इस तरह हमें पता चल गया कि पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं। तो इट्स मीन दैट कि जितने भी परिंदे हैं उन सबके पास विंग्स हैं और वो सबके सब बर्ड्स हैं। उसमें हमने पहले बात कर दी कि जितने भी, पहले हमने उसमें एक उसकी क्या क्वालिटी बता दी, बाद में हमने कह दिया जी सब में ये है। और इसमें हमने पहले ही एक बंदे को, एक किसी भी स्पीशी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मतलब डिफाइन कर लिया, बाद में हमने कह दिया हाँ जी सबके पास यही है, ठीक है। एंड वी नो दैट ईगल, पैरट, हॉक, क्रो आर बर्ड्स, और ये
सारे के सारे क्या है, बर्ड्स। देन वी इंड्यूस दैट, अब यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो आपको अब थोड़ा सा फर्क पता चला कि उसमें बस इनमें मेजरली फर्क आपने इतना ही याद रखना है कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, और जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो उसके ऑपोजिट है। और साथ साथ एक एक एग्जाम्पल इनकी कर लेना जो आपको सूटेबल हो। वैसे ये वर्ड्स वाली एग्जाम्पल बड़ी मजे की है कि जब आप डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं तो उसमें आप क्या कहते हैं, उसमें आपने ये कहना है कि मतलब पहले आप सिंपल बात कर लें, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, एक बात हो गई। तो दूसरी बात में आपने साथ ये बता देना है कि डैट स्पैरोज आर बर्ड्स, ठीक है। तो ये आपके डिडक्टिव रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो साथ आपका यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप अब उसके स्टेप्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस की बेस पे हम उसके सर्कमस्टांसेस या कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट्स बताते हैं, ठीक है। और फर्दर वो दो तरह के हो सकते हैं कि वो मैंने आपको बताया था कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब एक जनरल टू स्पेसिफिक एंड द अदर वन इज स्पेसिफिक टू जनरल। तो मोस्टली साइंटिफिक वर्ल्ड में जो हम लोग यूज करते हैं, द साइंस आल्सो देयरफॉर यूजेस इंडक्टिव मेथड्स। तो इंडक्टिव मेथड्स हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं टू जनरलाइज फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट्स के, मतलब हमारी लाइफ में एक स्पेशल इवेंट हुआ, कोई भी स्पेसिफिक हैपनिंग हुई, हमने जब उसको स्टडी किया तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने एक जनरल व्यू कर दिया, जनरल बात कर दी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, ठीक है। तो बाद में हमने मतलब उस ऑर्गेनिज्म को डिटेल्ड में स्टडी करने के बाद हमने उस स्पीशीज की ही एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता दी, एक जनरल प्रॉपर्टी बता दी, ठीक है। कि जैसे इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्पैरोस को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि वो बर्ड्स हैं और उनके पास तो विंग्स भी हैं जिस वजह से वो बर्ड हैं। तो बाद में उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी स्पीशी की बता दी, मतलब बर्ड एक स्पीशी है ना, तो स्पीशी की बता दी कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो मेरे ख्याल में आपको आज का टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस, उसके बाद उसकी डिडक्शन होती है और डिडक्शन के बाद हाइपोथेसिस के कुछ दूसरे तरीके भी हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे कि हाइपोथेसिस के अदर तरीके क्या होते हैं, और हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन के बाद उसके कंसिक्वेंसेस सर्कमस्टांसेस देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, ठीक है। कि अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो फाल्सिफाइड नहीं है, मतलब गलत नहीं साबित हो रहा, वो ठीक है, उसकी पॉसिबल कॉन्फिडेंशियल उसकी रिपोर्ट बन गई है और उसकी जो फैल्सिफिकेशन है वो इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। और मतलब साइंटिस्ट जो है वो उसको एक्सेप्टेबल कर रहे हैं, तो फिर फर्दर जो हाइपोथेसिस है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर फर्दर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, वो एक थ्योरी बनती है, फिर लॉ बनता है, फिर वो सेमिनार्स में या डिफरेंट स्कूल्स में जाकर उसकी समराइजेशन होती है और फिर फर्दर वो पब्लिकेशन की तरफ आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे।